आप लोगों ने दिया है पीटी पहले दिया है कि नहीं आपने? आपने पीटी टेस्ट दिया है कि नहीं अभी? आपसे जिन्होंने हाथ उठाया था, हाँ दिया है। अच्छा, तो क्या नहीं हो पाया था क्या? अच्छा, और पहले जो दिया जिनका हो गया पीटी में, वो कोई है हाथ उठाए? अभी नहीं। अच्छा, आप बताइए कि आपको क्या लगा, क्या दिक्कत थी इसमें? अच्छा अच्छा, तनाव में ज़्यादा है। अच्छा, तनाव तो बहुत जरूरी है। कुछ हद तक तनाव जरूरी है, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग तनाव जरूरी नहीं है। बैठ जाइए, बैठ। तो अभी आप लोग के पास लगभग 100 डेज है ना? आप लोग के पास 100 डेज है ना? 100 दिन है ना? TCS के लिए 90 डेज थे और उसके लिए 102 दिन। हाँ, तो आईएएस के लिए बात, हाँ आईएएस के लिए 100 दिन 100 डेज है। तो 100 डेज में कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, और मैं मुख्य रूप से इतिहास के संदर्भ में बताऊंगा किस तरीके से इतिहास में आप पढ़ाई कर सकते हैं, और मैं एक डायरेक्शन दूंगा कि किस तरीके आपकी दिशा कैसी होनी चाहिए, और सही दिशा से पढ़ाई करेंगे तो कम मेहनत करके भी कैसे आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। और जीएस में जो हिस्ट्री का पार्ट है, या पॉलिटी का पार्ट है, या जनरल स्टडीज के पार्ट है, उसमें भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसका पर्सपेक्टिव कैसा होता है। कई बार होता है कि हम स्टडी करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव को हम नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कैसे करते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें इतिहास ऑप्शनल कितने लोगों के पास है? ऑप्शनल जो अगर पीटी होता है उन्हें, तो मेंस के लिए ऑप्शनल कितने लोग रखेंगे? 1 2, और बाकी लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं, कितने लोगों ने डिसाइड दूसरे सब्जेक्ट के लिए किया है? ज्योग्राफी के लिए, ये ज्योग्राफी के लिए है? नहीं, डिसाइड नहीं किया है, अभी डिसाइड नहीं किया है कि अगर नहीं। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप होता है कि अगर आप पीटी का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप मेंस अगर देंगे तो क्या सब्जेक्ट रखना है। पीटी अगर आप दे रहे हैं तो मेंस में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, ये आप लोग को आज के डेट में अगर डिसाइड आपने नहीं किया है तो आज डिसाइड कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पीटी में जो होता है सब्जेक्ट्स है, तो किस किस सब्जेक्ट से आते हैं? पीटी में सब्जेक्ट्स क्या क्या है? हिस्ट्री है, और कौन से, और बताइए, और साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक, हाँ, करंट अफेयर्स है। जोर से बोलो भाई। ठीक है, और भी कुछ छोटा है क्या? अच्छा, वो तो एनवायरमेंट में आ गए। इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, और भी, और भी कुछ टॉपिक जीएस के लिए बचा है इसमें? 100 टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया। नहीं, वो तो बात ही, तो ये सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे अगर जिन लोगों ने हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट्स के रूप में रखा है, अगर आप मेंस के लिए सब्जेक्ट डिसाइड किए हुए हैं, तो अभी से डिसाइड करना होगा अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका कुछ ऑप्शंस है। बाकी जो अन्य जो शेष सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए तो आप बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके लिए
कि पहले से हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को कि हम मेंस अगर लिखते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आप पीटी अगर जून में देते हैं, जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट आता है, तो आपके पास 3 महीने का समय होता है। तो आप अगर डिसाइड आप पहले नहीं करेंगे कौन से ऑप्शनल ले रहे हैं, तो आप उस समय बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक अप्रोच ये भी होना चाहिए कि पीटी में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो इसके लिए कैसे तैयारी अभी से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास केवल 3 महीने मेंस के लिए होगा तो उसमें आप उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कंपोजिट तैयारी करते हैं पीटी का और मेंस का एक साथ अभी कर सकते हैं 100 दिन में, तो आपके ये पोर्शंस जो मेंस के लिए जो पोर्शंस हैं जीएस के, वो आपके अभी तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो जिन लोगों ने डिसाइड नहीं किया सब्जेक्ट्स, तो अभी से आप डिसाइड करें, ये बहुत जरूरी है। अब ये मैं बताऊं कि सब्जेक्ट्स डिसाइड कैसे करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट्स आपकी रुचि क्या है। शायद ये हो सकता है कि ग्रेजुएशन में आपने कोई सब्जेक्ट्स लिया हो और वो आप चाहते हैं कि हम यूपीएससी की परीक्षा में एक सब्जेक्ट के रूप में उसको चयनित करें। शायद किसी ने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया है, किसी ने हिस्ट्री में किया है, किसी ने पॉलिटी में किया है, या किसी ने इकोनॉमिक्स में किया है, तो वो चाहेंगे कि हम इसी सब्जेक्ट में लें। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो सब्जेक्ट नहीं लेंगे, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको देखना हो कि आपने अगर ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है और उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में जिसमें ग्रेजुएशन किया है उसमें रुचि आपकी डेवलप नहीं हो पाई या आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप दूसरा नया सब्जेक्ट भी फ्रेश तरीके से ले सकते हैं। तो लेकिन ये जो भी लेना है, अब सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण है मेंस के लिए कैसा इंटरेस्ट आता है कि नहीं किसी विषय वस्तु के संदर्भ में। अगर आपने पहले लिया है तो उसमें इंटरेस्ट होगा, आपको पता हो कॉन्सेप्ट क्या है। और आपने देखा होगा कि अगर कॉन्सेप्ट है मिसकॉन्सेप्शन है या अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बना आपको, तो ये भी एक समस्या होगी। अगर आपने हिस्ट्री लिया है और हिस्ट्री की पढ़ाई की है और हिस्ट्री को एक केवल डेट के रूप में देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं बना है, तो आपको पूरा अनलर्न करना पड़ेगा कि हम नए तरीके से कैसे पढ़ेंगे। तो उसको बहुत महत्वपूर्ण है। या आपने ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो इंटरेस्ट क्या है आपका। सेकंड जो बहुत महत्वपूर्ण है, गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। चाहे वो कोचिंग के रूप में गाइडेंस हो, चाहे आपके पास किसी फैमिली मेंबर के रूप में गाइडेंस हो, या आपको लग रहा है कि कोई प्रोफेसर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट्स में, और नहीं तो आपके पास इतना मटेरियल्स हो, आप तैयार करने की स्थिति में है कि हम कर सकते हैं, तो एक गाइडेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको आप कर सकते हैं। ये दो ही चीज महत्वपूर्ण है कि क्या इंटरेस्ट आपका है सब्जेक्ट्स में, और आपके पास अवेलेबल चाहे कोचिंग या खुद से करना चाहते हो तो आपका इंटरेस्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है, और आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। और आपको देखना होगा कि किसी भी सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करते हैं तो आपको देखना होगा कि हम इसमें मेरा जो रीडिंग मटेरियल्स क्या होंगे, ये पहले डिसाइड होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई स्टडी शुरू कर दी और 4-6 महीने आपने पढ़ाई कर डाली और पता ही नहीं चला आपको कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है और कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ इतिहास के बारे में बताऊंगा। मेंस अगर किसी ने इतिहास में लिया है तो मैं मान रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी तैयारी की तो पीटी तो आप कर लेंगे 100 दिन में भी, लेकिन मेंस में क्या करना है और कैसे आप इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे, पीटी और मेंस को, और बाद में इंटरव्यू में भी कैसे कनेक्ट होगा। क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी अगर आपको सब्जेक्ट्स आपने लिखा है तो उस सब्जेक्ट से भी आपको पूछा जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट में विषय वस्तु का आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि नहीं और जानकारी कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री में देखिए पीटी और मेंस दोनों के लिए सबसे पहला जो है आपको एंशिएंट इंडिया में आपको क्या पढ़ते हैं, इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एंशिएंट इंडिया में आप क्या पढ़ सकते हैं। कोई बताएंगे जिन्होंने एग्जाम दिया आप क्या पढ़ते हैं, आप बताएं। आपने जो पीटी था, हाँ, कि एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ा था आपने पीटी के लिए। अच्छा, देखिए एंशिएंट इंडिया का भी एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक आप पढ़ें जरूर। और एक आर एस शर्मा की बुक आती है एनसीईआरटी की थी जो पुरानी थी,
ओल्ड बुक, वो काफ़ी अच्छी है। RS शर्मा है ना? हाँ, तो किताब ये है ओल्ड NCERT, ये अब नए पब्लिकेशन में भी आ गया है, ओरिएंट में आ गया है। तो इसका है कि आप NCERT जो क्लास 12 की जो बुक है 6 से 12 तक पढ़े, तो इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। जो नई NCERT है वो भी अच्छी है, लेकिन जो कंटेंट, सब्जेक्ट कंटेंट वो बहुत ज़्यादा है पुरानी NCERT में है। और इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें फिगर्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। 6 से 12 तक जो नए हैं NCERT, उसमें आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग में अच्छा होगा, लेकिन फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों के मामले में जो पुराना ओल्ड NCERT बुक है ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, जो PT के लिए जो पढ़ रहा है उसके लिए अगर NCERT के 6-12 अगर आप पढ़ लिए हैं तो काफ़ी पर्याप्त है। और मेंस के लिए अगर होगा, ये PT के लिए पर्याप्त है। मेंस के लिए आपको, मेंस के लिए एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ा आपने? स्पेक्ट्रम। देखिए गाइड है, गाइड बाद में उसको रेफर किया जाता है, जो फैक्ट्स जो गैप बच जाते हैं उसके लिए किया जाता है। कभी भी गाइड से कॉन्सेप्ट मत बनाइए, किसी भी चीज़ का गाइड या कोचिंग मटेरियल जो होता है, पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स है, उसको बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप बेसिक बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो अगर कॉन्सेप्ट मीनिंग नहीं होगा, तो आप चीज़ों को याद करेंगे, फैक्ट्स को याद करेंगे, तो आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से बना पाएंगे। इसलिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए NCERT का, और शुरू से कीजिए। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ें, चाहे किसी की कोचिंग की मटेरियल्स को पढ़ लें, फैक्ट्स एक्वायर करने के लिए, ताकि फैक्ट्स ना छूटे, उसके लिए बहुत जरूरी है। मेंस में आप लोग क्या पढ़ते हैं? झायन सिमाली पढ़ते थे नहीं? RS शर्मा का है तो मेंस में तो इतना ही पर्याप्त है। और कोई पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू का नोट्स पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए बोल रहा है। जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके लिए इग्नू का नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छा है, हिस्ट्री के लिए, सभी पार्ट के लिए अच्छा है, लगभग आप पढ़ सकते हो उसको अगर टाइम आपके पास है। ये PT के लिए नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है? PT के लिए तो NCERT का अगर RS शर्मा पढ़ लिए और 6 से 12 का जो नई NCERT पढ़ लिए तो पर्याप्त है आपके लिए। मिडिल इंडिया में NCERT की है, NCERT 6 से 12 तो हर एक सब्जेक्ट का पढ़ जाइए, उसमें कुछ सोचना नहीं है। इसमें NCERT में सतीश चंद्रा है, ये सतीश चंद्रा की जो बुक है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ये काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसको आप जरूर पढ़िए। ये हिस्ट्री आपका क्या कहते हैं, PT के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी क्वेश्चंस लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी टॉपिक्स में आता है तो सतीश चंद्रा फर्स्ट सेकंड पार्ट पर्याप्त है आपका। मॉडर्न इंडिया में NCERT है, NCERT सभी क्लास की आप पढ़ लें 6 से 12। और उसके बाद मॉडर्न इंडिया में आप बिपिन चंद्रा है, 1947 तक का जो पूरा है बिपिन चंद्रा का, वो काफ़ी अच्छी बुक है। और NCERT की पुरानी जो बिपिन चंद्रा है वो भी काफ़ी महत्व है बिपिन चंद्रा की, ठीक है? हाँ क्या? नहीं, हाँ वो अभी आ रहा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि बिपिन चंद्रा भी अगर आप पढ़ते हैं, और एक NCERT बिपिन चंद्रा की NCERT भी है जो कि शुरू से दिया गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और एक बिपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल, वो काफ़ी अच्छी है। उसको तो पूरा एक पेज आप पढ़िए, फ्रीडम स्ट्रगल का एक पेज पढ़ना चाहिए और कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए। अगर फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्रा का पढ़ लेते हैं किताब, क्या पूरा नाम क्या है किताब? हाँ, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उससे आपको PT में भी क्वेश्चन सब आ जाएंगे और मेंस में भी आप सभी क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया के जितने क्वेश्चन होंगे आप सभी को लिख पाएंगे, एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। और NCERT की जो बिपिन चंद्रा पहले चलती थी वर्ल्ड वाली, उसमें बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखी गई थी, उसका नया पब्लिकेशन आ गया। अगर पुरानी NCERT मिल जाती है तो उसको प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप नए पब्लिकेशन से, ओरिएंट क्या है, हाँ ओरिएंट का है तो उससे ले सकते हैं। अगर NCERT पुरानी मिल जाए तो भी ठीक है, और नई NCERT 6 से 12 तक वो पढ़ ले, हर एक सब्जेक्ट तक बहुत अच्छा होगा, ठीक है? ये मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ना है नहीं आपको, हाँ GS मेंस में है ना, मेंस में नहीं है ना, ऑप्शनल होगा। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है? एक और मैं बताऊंगा कि आपको ये हिस्ट्री का PT का पार्ट हो गया ऑप्शनल में और मेंस में, और फिर आपको देखना होगा कि
सर आर्ट एंड कल्चर भी रहेगा। आर्ट एंड कल्चर तो फिर आप इससे भी ले सकते हैं, और भी चीज़ है बाद में। तो बेसिक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में और क्या, जैसे उन्होंने बोला स्पेक्ट्रम गाइड या बेसिक्स और भी चीज़ है, मैं उसको बताऊँगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण, जो मेरा मानना है, आप लोग का अलग मानना हो सकता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन डिवीजन की आती है बुक, इंडिया ईयर बुक, आपने पढ़ी है कि नहीं किसी ने? वो सबसे अच्छी बुक है। वो पीटी और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए इंडिया ईयर बुक है, ये बहुत जरूरी है। ये नई वाली आ गई नहीं अभी? आने वाली है। हाँ, तो ये अभी नई वाली फरवरी में आ जाती है, तो इसको आप नई वाली जरूर ले लें, इसको नोट कर लें। इससे आपके 20 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी में आ जाएंगे। 20 क्वेश्चंस, कुछ सोचना नहीं है इसमें, कम से कम 20 क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाएंगे सामान्य रूप से। लेकिन अगर आप इंडिया ईयर बुक पढ़ लेते हैं, उसके नोट्स भी बना लें, तो इसका इंडिया ईयर बुक का पीटी में भी इतना ही फायदा है, और मेंस में भी बहुत अच्छा फायदा होगा। मेंस में किसी भी टॉपिक्स पे आपको लिखना होगा, एक गवर्नमेंट का ऑथेंटिक जानकारी कैसे है, वो इसके लिए बहुत अच्छी बुक है। इंडिया ईयर बुक पब्लिकेशन डिवीजन की है, और अभी फरवरी में आ जाएगी। तो इसको आप सभी जितने एप्लीकेंट्स हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हो, इंडिया ईयर बुक जरूर लें, इसको नोट कर लीजिए। और ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको पढ़ें और बहुत इत्मीनान से पढ़ें। और ऐसा इसमें बहुत सारे पोर्शंस हैं जो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसको आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू रीडिंग होना चाहिए पूरा एक बार। तो इससे क्या है, वो कॉन्सेप्ट होगा, और उसमें क्वेश्चंस जब आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर इंडिया ईयर बुक आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, काफ़ी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा। तो इसमें से आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, इंडिया ईयर बुक में कुछ सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ हमें टॉपिक्स पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि आपको जिसमें इंटरेस्ट लगा उसको पढ़ना है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ उसको छोड़ देना, ऐसा नहीं है। इसमें आपको देखना है कि फैक्ट्स अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको याद नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू होंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट मेकिंग हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में आप लिखने की स्थिति में होंगे, अपना व्यूज बना सकते हैं कि कैसे किसी टॉपिक के संदर्भ में गवर्नमेंट का क्या व्यू है, अगर कोई लोक कल्याणकारी योजना है तो उसमें किस तरीके से गवर्नमेंट संचालित करती है, और आपका क्या व्यू है, व्यू आप डेवलप कर सकते हैं। व्यू डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी से अच्छी बुक्स कोई नहीं है, और आपको जब आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया उसके बाद आप इंडिया ईयर बुक पढ़ें। ये भी मैं सबसे पहले जो क्रम में बोल रहा हूँ उसी क्रम में पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप क्रम को तोड़ें तो भी अच्छी बात है अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, बिल्कुल स्पेक्ट्रम पे जंप कर दिए तो बहुत दिक्कत नहीं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम, फैक्ट्स के लिए वो सब सभी अच्छे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मेकिंग पहले होना चाहिए उसके बाद। और कॉन्सेप्ट मेकिंग जो है टेक्स्ट बुक से ही हो सकता है, आपने जो पढ़ा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया ईयर बुक पढ़े। और क्या सब अच्छा, साइंस एंड टेक का भी बहुत सारा पोर्शंस आपको है। साइंस एंड टेक के बहुत सारे पोर्शंस इंडिया ईयर बुक में है। करेंट अफेयर्स के भी कुछ पोर्शंस रहते हैं। पॉलिटी के बहुत सारे पोर्शंस हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी इसमें होते हैं इंडिया ईयर बुक में। ज्योग्राफी भी उसमें जो मेन फैक्ट्स वगैरह हैं कुछ हैं वो भी इंडिया ईयर बुक में है। हिस्ट्री भी फैक्ट्स हैं, लगभग सब इन्वायरमेंट्स के जो है अच्छे फैक्ट्स हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हर एक पोर्शंस है। एक बार आप लोग डिसाइड करके इसमें बताइए कि इंडिया ईयर बुक में कौन कौन से पोर्शंस पढ़ने के लिए हैं। हाँ, उसके लिए बहुत जरूरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस बार जो जिन्होंने पहले पीटी दिया है और अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, सबसे मूल मंत्र यह है कि इंडिया ईयर बुक आप पढ़ें। गवर्नमेंट की पब्लिकेशन से हर एक योजना की सटीक जानकारी है और आंसर उससे आंसर गलत होने की कोई संभावना नहीं है। इसको आप नोट कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी आप पढ़ें। और सेकंड, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको आप एक बार देख लें। अब तो आ गई होगी, इसकी तो आ गई। इस बार पीडीएफ दिया है सर, पब्लिश। हाँ, पीडीएफ देख लो। इकोनॉमिक सर्वे आपने जब बजट रिलीज किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब बजट रिलीज किया तो इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ आया है। इसको आप देख लीजिए, एक बार पूरा गो थ्रू हो जाइए, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट होगा। उसमें जो आपने एनसीईआरटी में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए है, लेकिन आपको नए फैक्ट्स कैसे हैं, उस फैक्ट्स को गवर्नमेंट किस तरीके से देखती है और कैसे लोक कल्याणकारी योजनाएं ला रही है और किस तरीके से योजनाएं हैं, उसमें आपका क्या व्यू है,
ये भी देखना होगा आपका व्यू क्या है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आर्थिक समीक्षा। ये पूरा आपको देखना होगा कितने पेजेस हैं इसमें। इसमें सर दोनों खंड मिला के 926 पेज। 926 पेजेस आप पढ़ नहीं पाएंगे, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है मतलब कि आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना होता है कि जब भी आप बुक्स पढ़ें तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा पोर्शन जरूरी है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है। लेकिन जब भी कोई कॉन्सेप्ट मेकिंग करते हैं तो आप पूरे बुक में गो थ्रू होना चाहिए, एक बार आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स दिखाइए, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ये सब जो इंट्रोडक्शंस है, इंट्रोडक्शन किसी भी किताब की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ें। और ये सब डेटा, हाँ दिखाइए डेटा, जैसे ये डेटा कर्व हो गया, हाँ दिखाइए नीचे डेटा, एक बहुत डेटा, हाँ ये सब कर्व है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार आप देख लें और जो डेटा है उसको देख लें कि किस तरीके से डेटा का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से कर सकते हैं। डेटा को, अधिकांश डेटा को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, स्कीम्स कैसे रन कर रहा है, क्या पहले डेवलपमेंट था और कैसे हम चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूटी क्या है, चेंजेस क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इससे आप कॉन्सेप्ट मेकिंग कर पाएंगे, चीज़ों को एक गो थ्रू करेंगे कि हाँ इसमें ये है और इस चीज़ों को है, तो आपको माइंड में भी रहेगा कि हमने पीटी के लिए भी यूजफुल है और मेंस के लिए भी बहुत यूजफुल है। इकोनॉमिक सर्वे जो है आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। और आज की डेट में जो पहले हम लोग से तो जो जनरल स्टडीज के 600 नंबर्स होते थे, आप 1000 नंबर्स हैं, तो जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएस में जितना मेहनत अगर आप पीटी के समय कर लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ लिया और इंडिया ईयर बुक पढ़ लिया, तो आपको मेंस के लगभग 80% जो क्वेश्चंस है आप लिखने की स्थिति में हो। मैं अभी बता रहा हूँ 80% क्वेश्चन, तो विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वास्तविक चीज बता रहा हूँ। एक एनसीईआरटी और इंडिया ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, उसको नोट्स बनाना है तो बना लें बहुत बेहतर तरीके से। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़े तो ज़्यादा अच्छा। अगर इकोनॉमिक सर्वे है उसको अगर आपके पास समय है तो एक बार में आप गो थ्रू कर जाएंगे, दूसरी बार उसको पढ़ें कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करें। उसके बाद तीसरी बार अगर आपको समय मिलता है, शायद मिलेगा नहीं आपको क्योंकि अब 100 दिन बचे हैं, तो उसमें कुछ जो लास्ट टाइम में जो आपको रिकैप है उसको बना के कर सकते हैं। ये आपका इंडिया बुक से नोट्स बनाएंगे तो आपको मेंस में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक सर्वे का जो ऑथेंटिक जो होगा उसको स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इतना अच्छा लगेगा आपको कि फिर आप उसको डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं मेंस में, कहीं भी इंटरव्यू तक में आपको काम आएगा। बिल्कुल कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं, क्योंकि बहुत दिक्कत क्या होता है, सब्जेक्ट मटेरियल सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम सब्जेक्ट मटेरियल्स क्या सेलेक्ट करें। और कई लोग एक एक चीज़ के लिए कई सब्जेक्ट मटेरियल्स पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक और प्रामाणिक नहीं होता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट मेकिंग नहीं होता है, फिर हम क्वेश्चंस अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, चाहे वो पीटी के सॉल्व ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व कर पाते हैं और मेंस हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिए। इसको अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक सर्वे आज ले लीजिए और आप उसको 2-2, 3 पेज, 5 पेज पढ़िए, 7 पेज पढ़िए एक दिन में, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसको आज से शुरू कर दीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिया है, पीडीएफ फाइल है, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, तो इनको दे दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। पीडीएफ का फाइल है, सब शेयर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आज के डेट में तो सब कुछ मिल जा रहा है पीडीएफ फाइल में, तो इसको बहुत जरूरी है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप एनसीईआरटी की जो बुक है उसको एक बार पढ़ लें। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए एक लेवल 12 की, हाँ वो तो एनसीईआरटी के लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तो सबका, अगर जिसने नहीं पढ़ा है, जो इस बार नहीं दे रहे हैं, अगले साल दे रहे हैं या उसके अगले साल दे रहे हैं, उनके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी की सब किताबें पढ़ लें। उसके बाद इंडिया ईयर बुक पढ़ लें, अभी से आप 22 में भी देंगे तो 21 का भी पढ़ लें, अभी बाद में देखा जाएगा। इकोनॉमिक्स का सब देख लें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, पॉलिटी के लिए तो आप लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा, वो तो कोई भी एक बुक पढ़ता है। डी बासु भी पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप और एक लक्ष्मीकांत का अभी चल रहा है ना, हाँ एम लक्ष्मीकांत, कोई एक बुक पढ़े, ठीक है। ये भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अगर पॉलिटी के लिए 3-3 बुक, इसमें जिनको भी लगता है कि जिसमें कंफर्टेबल है उसी को पढ़ें। तीनों बुक मेरा मानना है कि आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप तीनों पढ़ेंगे कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। हमेशा इसको प्रिसीजन जरूरी है कि आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अभी लगेगा, अभी जैसे कई लोग बैठे होंगे उनको लगेगा कि हम सब पढ़ेंगे 50 किताब, यूपीएससी की तैयारी करना तो हम 100 किताबें पढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए पहले ही प्रेसिजन कर ले कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। अगर किसी को लगता है कि डीडी बसु पढ़े वो भी अच्छी बात है, सुभाष कश्यप भी लगता है तो वो भी ठीक है, एम लक्ष्मीकांत अभी ज़्यादा चल रहा है बता रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, सब में कॉन्सेप्ट है। इसको आप करें पूरा एक पढ़ ले पूरा, और पूरे जो आर्टिकल्स जितने हैं पॉलिटी के उसको एक बार आर्टिकल जो बेयर होता है उसका एक पूरा एक बेयर जो है उसको जरूर पढ़ें, एक बार गो थ्रू हुआ उसको भी। और इसमें ऐसा नहीं कि हाँ ये भी नहीं देखना होगा कि आप देखिए 1 से लेकर 395 आर्टिकल्स पूरा पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एक बार गो थ्रू करेंगे कॉन्सेप्ट होगा। कभी भी सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट तभी बनता है जब आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। मेरा ये स्पष्ट मानना रहा है किसी भी सब्जेक्ट में आपका कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब शुरू से लेकर लास्ट तक जाए। अगर आप डिसकंटिन्यूटी में पढ़ेंगे और कहीं से पिकअप करके पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कभी नहीं बनेगा। फिर आप चीज़ों को अपने अनुसार नहीं ढाल पाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो उसको क्रम में पढ़ें बिल्कुल, और इसके अलावा और कुछ ना पढ़ें। अगर पॉलिटी में आपने कोई एक सब्जेक्ट एक राइटर सेलेक्ट किया तो इनमें किन्हीं एक राइटर को पढ़ लें और उसके बाद बेयर एक्ट जो है पूरा वो पढ़ लें, एक बार गो थ्रू हो जाए तो उससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बन जाएंगे। और एनसीईआरटी की पुस्तक तो मैंने बताया ही है, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, 7th का भी हो, जो भी हो अच्छा है, उसको पढ़ लें पूरा, ठीक है। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बता दिया। साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़ते हैं आप लोग? साइंस एंड टेक के लिए को बताएंगे? आप बताएं साइंस टेक के लिए क्या देते हैं? हम लोग को इनसाइट और इंडिया से इनको अच्छा, लेकिन ये लोग साइंस टेक पे रवि पढ़ते हैं, रक्षावाणी पढ़ते हैं। अच्छा, साइंस टेक में मैं बता रहा हूँ, साइंस टेक के बहुत सारे कोर्सेज आपको जो पीटी के हैं आपको इससे मिल जाएंगे, इंडिया ईयर बुक से मिल जाएंगे। कई लोग को बताएंगे नहीं कि साइंस टेक के पोर्शन इसमें नहीं मिलते हैं। इंडिया ईयर बुक के अधिकांश पोर्शंस हैं आपको साइंस टेक में मिल जाएंगे। साइंस टेक के लिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको जो न्यूज़ आता है यूपीएससी में, साइंस टेक ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रेडिशनल पूछेगा। कोई न्यूज़ में अगर कोई घटना है, कोई न्यूज़ है तो साइंस टेक से संबंधित है। जैसे अगर किसी को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में तो हम लोग सब हमेशा याद कर जाते हैं नोबेल प्राइज 2021 में इसको मिला है और इस विषय वस्तु के लिए मिला है, लेकिन वो इंटरनल में जाकर पूछता है कि किन कारणों से मिला है। फिजिक्स में अगर कोई आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, किस इन्वेंशन पे हुआ है और उसका फंडामेंटल्स क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भी नहीं है कि जो आविष्कार हुआ उसका डायरेक्ट पूछेंगे, उसके फंडामेंटल्स में क्या है, ये क्या फंडामेंटल्स क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है साइंस टेक के लिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या फंडामेंटल्स है। और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से करेंट अफेयर्स, आपका तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी का तो बता दिया होगा ना, ज्योग्राफी तो दूसरे टीचर बताएंगे, ठीक है। पॉलिटी का हमने बता दिया, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, जो भी आपको जीएस के लिए प्रीलिम में और मेंस में जो करना है, मैं दोनों को बता रहा हूँ, पीटी और मेंस दोनों के लिए ये यूजफुल है, चाहे आपको इंडिया ईयर बुक हो, इकोनॉमिक्स हो, एनसीईआरटी हो। इतना ही मैंने बताया है आपको, इससे ज़्यादा अभी मत पढ़िएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताऊँगा करेंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। करेंट अफेयर्स के लिए, हाँ, इसमें और मैं बता रहा हूँ इन्वायरमेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके इंडिया ईयर बुक से पूरा कवर हो जाएगा। लगभग 80 से 90% जो कवरेज है इंडिया ईयर बुक से हो जाएगा। इसलिए आप बहुत सारी किताबें में फोकस ना करें, इसको अगर फोकस कर देंगे तो आपका इन्वायरमेंट, करेंट अफेयर्स के बहुत सारे पार्ट्स, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लगभग 60 से 70% आपको इससे कवर हो जाएंगे। अब आपको देखिए करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए क्या करना है। करेंट अफेयर्स के लिए सभी को एक न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना चाहिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप जो भी सेलेक्ट करें, एक न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें। और एक मैगजीन, मेरा तो ये मानना है, मैगजीन आजकल तो बता रहे हैं कोचिंग मटेरियल्स मिल जाते हैं, लेकिन एक मैगजीन कोई भी कंटिन्यूअस में पढ़ें, कंटिन्यूअस, किसी भी मंथ का छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने क्रॉनिकल पढ़ा है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, जो भी आप लेते हैं, तो रेगुलर रूप से, कंटिन्यूअस रूप से पढ़ें। उसमें बहुत सारे जो शुरुआती जो 40-50 पेजेज हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो एक्सरसाइज के लिए होते हैं। तो आप चाहे क्रॉनिकल हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, या और भी जो मैगजीन्स हैं, जो भी मैगजीन्स पढ़े, एक मैगजीन्स पढ़े और एक न्यूज़पेपर पढ़े, एक मैगजीन्स पढ़े, ये बहुत जरूरी है, ठीक। कोई एक रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर, इससे आपका जो करंट अफेयर्स आपका कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा, और कंटिन्यूटी ब्रेक होगा तो फिर आप फैक्ट्स को यूज नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। कोई घटना घट रही है करंट अफेयर्स में, अभी कोई घटना घटी, उसका क्या एनालिसिस होना चाहिए, वो आपके लिए कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए चाहिए कि आप